नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथी संबंधी को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन प्रश्नोत्तरी का लाभ मिल सके। जो ये वीडियो सीरीज़ जो सॉल्व कराई जा रही है आपको यूजीसी नेट के पैटर्न पर आधारित यह प्रश्नोत्तरी है और आप लोग जैसा कि 30 प्रश्न देख चुके हैं पूर्व के वीडियो से। अब 31 नंबर के प्रश्न से यहाँ से शुरुआत होगी। यह प्रश्न है आप लोग के सामने दिया गया है। रस की प्रस्तुति के लिए तदुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो ऑप्शन में दिया गया है अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट और भट्टनायक। तो इसमें आपका आंसर जो होगा सी ऑप्शन भट्टलोलट, यही ऑप्शन सटीक होगा। और इसमें व्याख्या में और देख लेते हैं। इसमें दिया गया है उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोलक ने रस की प्रस्तुति के लिए तदुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। इनका रस सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इन्होंने रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादि में इनका मतलब होती है और तथा गौण रूप में अनुकर्ता में भी है। और रससूत्र के व्याख्याता और रससूत्र के जो व्याख्याकार हैं उनका और सारे जो व्याख्याकार हैं उनके नाम और उनके रससूत्र यहाँ दिए गए हैं। जैसे उत्पत्तिवाद भट्टलोलक का है, अनुमतिवाद शंकुक का है, भुक्तिवाद है भट्टनायक का है, अभिव्यंजनावाद है अभिनवगुप्त का है। अब देखिए 32 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है, ये महत्वपूर्ण कथन है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। और भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसी के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामाशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका ये जो महत्वपूर्ण कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ही कहा है इस बात को। अब देखिए व्याख्या में भी है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बारे में दिया गया है। यह संवत 1631 विक्रमी को इस रामचरितमानस की रचना हुई है और जिसको लिखने में इसको पूरा करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा है। और इस काव्य का मुख्य ध्येय है लोकमंगल की साधना का काव्य कहा जाता है। और इसमें 7 कांड है। पहला कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और 7वां और अंतिम कांड है उत्तर कांड है। अयोध्या मानस का हृदय स्थल है। और तुलसी की प्रामाणिक रचनाएं भी जान लेते हैं। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जैसे गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नेहरू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, बैराग संदीपनी, परवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहु, ये सभी रचनाएं हैं। और कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी रचना तुलसी की ब्रज में है और कौन सी रचना
अवधि में है। तो इनकी जो रचनाएं हैं अवधि और ब्रज दोनों में मिलती हैं। तो आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं जो इसको आप ध्यान रखिएगा। विनय पत्रिका ब्रज में है। और देखिए जो वली करके है, जैसे गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये सब जो रचनाएं हैं ये भी ब्रज में हैं। यही है इसका, जैसे कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, ये सब ब्रज में मिलेंगी रचनाएं। आप देखिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो किस किस निबंध से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, समाज और कर्तव्य पालन, गुलाब राय और कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ताज है रघुवीर सहाय। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा? इसमें सी ऑप्शन सटीक होगा। यह महत्वपूर्ण जो कथन है निबंध का कछुआ धर्म यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो लिखा गया निबंध है उसी से यह लिया गया कथन है। जैसे यहाँ व्याख्या में भी होगा, यह कथन कछुआ धर्म से निबंध से उद्धृत है, इसमें दिया गया है। और देखिए यह निबंध है भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ने कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव शीर्षक निबंध लेखन का कार्य किया है। इनकी ये निबंध रचनाएं हैं। और कुबेरनाथ राय के महत्वपूर्ण निबंध भी दिए गए हैं इसमें, जैसे प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी। गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंध भी इसमें दिए गए हैं, जैसे ठलुआ क्लब है, मेरी असफलताएं हैं, कुछ उथले कुछ गहरे। और रघुवीर सहाय जी के भी निबंध मिलते हैं, जैसे ताज है। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये आपका प्रश्न है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो परशुराम चतुर्वेदी और बी ऑप्शन में रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें आपका आंसर इसमें दिया गया है शिवदान सिंह चौहान का संबंध जो है मार्क्सवाद से है। और हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में इनको जाना जाता है। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान हैं। और इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। और इनकी रचनाएं शिवदान सिंह चौहान की आलोचनाएं जो हैं दी गई है, जैसे प्रगतिवाद है 1946 में, साहित्य की परख 1946 में भी है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, नई कविता का आत्मसर्ग और सारी भी आलोचनाएं हैं। लेकिन इसमें सब जो दी गई है ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी आलोचना जो है। और नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं शुक्ल युक्तर युग के तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के आलोचक माने जाते हैं। ये लोग कौन? नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। अब देखिए 34 नंबर का प्रश्न, इसमें दिया गया है हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की साहित्यिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? तो किस नाटक से है? जैसे आगरा बाजार है, एक और दौड़ाचार है, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त, ये सभी जो है रचनाएं हैं। जैसे तो इस जो कथन दिया गया है नाटक का किसके संदर्भ में है? तो यह आषाढ़ का एक दिन
से संबंध रखता है। इससे है, देखिए इसमें आप व्याख्या में भी है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंध है। और देखिए इनकी और रचनाएं हैं, जैसे इसमें दिया गया है कि आगरा बाजार किसकी रचनाएं हैं। ये सभी आपके नेट के पाठ्यक्रम में है, तो इसलिए ये रचनाएं की व्याख्या भी इसमें मिलेगी। और इसके उपन्यास जो हैं, नाटक हैं, इसमें प्रश्न बनते हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर रहे हैं आप, इसमें नेट, टीजीटी, पीजीटी और चाहे जीएससी के हो, चाहे जूनियर की भर्ती की हो, सभी तरह के इसमें प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नोत्तरी को अभ्यास करते रहिएगा, देखते रहिएगा। इनमें बहुत सारी आपको रचनाएं भी मिल जा रही है और प्रश्न भी मिल जा रहे हैं। तो देखिए इसमें आगरा बाजार जो है हबीब तनवीर की रचना है, और एक और द्रोणाचार्य शंकर श्रेष्ठ का नाटक है, और आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश है, और चंद्रगुप्त जो है नाटक जयशंकर प्रसाद का है। अब 35 के बाद 36 नंबर का प्रश्न आप देखिए। इसमें दिया गया है तौलिया किस भाषा का शब्द है। तो इसमें उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो देखिए ये कैसा प्रश्न है, इसमें दे दिया गया। ये सब टीजीटी में पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं, और चाहे जैसे भी एग्ज़ाम हो, आपके वनडे में भी बन जाएंगे प्रश्न। तो देखिए तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो और सारे शब्द इसमें व्याख्या में दिए गए हैं, जैसे पुर्तगाली शब्द में बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल, ये सभी महत्वपूर्ण शब्द आएंगे पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत। और अरबी शब्द हैं, जैसे अमीर शब्द है, अजायब है, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफ़ा, किताब, कुर्सी, किस्मत, ये सभी अरबी के शब्द मिलेंगे। और फारसी शब्द हैं, जैसे हिंदी भी हो गया, फारसी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी है, कबूतर है, किशमिश है, आवारा है, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, चश्मा भी आपका फारसी शब्द है, पलंग है, शादी, बीमार है, ये सभी जो है फारसी शब्द हैं। और तुर्की शब्द हैं, जैसे कैंची है, दरोगा, तोप। उर्दू शब्द जो है तुर्की का शब्द है, कुर्ता, बारूद, मुगल, ये सभी तुर्की के शब्द हैं। और जापानी शब्द में रिक्शा है, और चीनी के शब्द में चाय और लीची, चीनी भाषा का शब्द मिलता है। अब देखिए आगे के प्रश्न को, 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है। तो इसमें आपका दिया गया है भोलानाथ का जीव सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। तो इसमें प्रशासन का सटीक व्यंग किस रचना में दी गई है। तो इसमें देखिए भोला राम का जीव जो है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है, ये रचना जो है भारतीय समाज व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली रचना है। यह हरिशंकर परछाई द्वारा लिखी गई यह रचना है। और जामुन का पेड़ है कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई ये जो कहानी है, व्यंग कहानी ही कह लीजिए, तो व्यंग हुआ है इस पे। और ये सिक्का बदल गया भी कहानी जो है कृष्णा सोबती की है। पिता कहानी जो है ज्ञान रंजन की कहानी, ये सभी कहानियाँ थी और व्यंग्यात्मक कहानियाँ हैं। और देखिए हरिशंकर परछाई को तो व्यंग्यात्मक निबंध हो चाहे कहानियाँ हों, इनके ये व्यंग के रूप में ही जाने जाते हैं। तो जैसे इनके निबंध हैं पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, विकलांग सद्दा का दौर, भूत की पाँव पीछे,
सुनो भाई सुनो, तुलसीदास चंदन घिसे। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हरिशंकर प्रसाई की हैं और ये निबंध हैं। और देखिए कृष्णचंद्र जो हैं, जो कहानी लिखे हैं भोला नहीं, ये कृष्णचंद्र के उपन्यास जो हैं दिया गया है। इसमें एक गधे की आत्मकथा। एक गधा नेफा में गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव, ये सभी जो रचनाएं हैं कृष्णचंद्र के उपन्यास हैं। और अब देखिए यहाँ से 35 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे 37 था, आपका 37 हो गया। अब 38 नंबर का प्रश्न यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी की नहीं है बोली? इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया मेवाती, मडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन मडियाली जो है यही नहीं है। मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी ये सभी हैं बोलियाँ राजस्थानी बोलियाँ के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी भाषा के ये बोलियाँ हैं। मडियाली ये नहीं है। और शौर श्रेणी से निकली भाषाएं जैसे कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती है। और राजस्थानी बोली के अंतर्गत जो आती हैं बोलियाँ जैसे मेवाती, मालवी है और जयपुरी है। जयपुरी को मेवाड़ी नाम से भी जानते हैं और ढूढ़ाड़ी और मारवाड़ी आती है। और देखिए पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ भी हैं जैसे कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। बुंदेली है, कन्नौजी है। ये सभी जो बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी की बोलियां जो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। अब देखिए 39 नंबर का प्रश्न है। आनंदवर्धन ने किस ध्वनि का आत्मा माना है? तो वस्तु, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुणौचित्य। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सटीक है। रस ध्वनि को माना है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं सदी का उत्तरार्ध को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने की है? आनंदवर्धन ने। और ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। इनके कुछ और जैसे जो संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक भी दिए गए हैं। जैसे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं भामा हैं। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो वामन हैं। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। और चित्त के क्षेमेंद्र हैं। इन सभी व्याख्याओं में सब मिला है, आप इसको देख लीजिएगा। और देखिए 40 नंबर का प्रश्न है। इसमें पंक्तियां हैं, ये पंक्ति किससे ली गई है? तो ये पंक्ति इसमें दी गई है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका के गौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण और विदुर। मतलब इसमें ये जो पंक्ति अंधा युग की है तो यह कथन किसका है? तो यह कथन विदुर के द्वारा कही गई है। अंधा युग जो नाटक है ये गीति नाटक के श्रेणी में इसे रखा गया है। और धर्मवीर भारती द्वारा यह रचित रचना है। और यह जो है महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित यह इसमें कथा वर्णित की गई है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। और धर्मवीर भारती के प्रमुख नाटक और हैं जैसे
ठेले पर हिमालय पश्यन्ति, कहानी अनकहानी। और 1970 में है ये अनकहानी, कहानी अनकहानी। कुछ चेहरे कुछ चिंतन। और शब्दिता है मानव मूल्य और साहित्य, 1960 में। ये सभी आप प्रकाशन वर्ष इसमें आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त की बंगला काव्य मेघनाद वध और 1861 को माना गया है। तो उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसमें आपका सटीक आंसर जो होगा इसमें डी ऑप्शन सटीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यही है आपका सटीक आंसर। और देखिए, मार्क्सवादी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं और इनकी जो और महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें दी गई हैं, जैसे हिंदी नवलेखन है, भाषा और संवेदना है, और अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या है, हिंदी साहित्य का अधुनातन प्रवृत्तियाँ। ये सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से 41 हुआ, यहाँ से आप 42 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। तो क्या नहीं है आपका? इसमें दिया गया है जैसे राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेस्त के नाटक सिद्धांत के निकट हैं। तो इसमें आपका यही नहीं है, बी कला के लिए कला। और देखिए, कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक एक ऐसी विधा है, नाट्य विधा है, जो परंपरागत रंगमंची नाटकों से भिन्न होती है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता है तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती है, इसीलिए बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों के से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। तो भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है सफदर हाशमी को है। यह नुक्कड़ नाटक का श्रेय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय यही इन्हीं को मिलता है। और देखिए, कहाँ गया, अब देखिए इसमें 42 हो गया। अब 43 पे चलते हैं। 43 प्रश्न पे इसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो कौन सी बातें सही हैं इसमें ऑप्शन में दिया गया है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्व विद्वान थे और हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने कि फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी और उनकी सभा विद्वानों और कवियों को सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी उनसे अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी होगा। डी में ए सी डी कथन सही होगा। ए में संस्कृत और फारसी के पूर्व विद्वान थे और उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और इसमें जो डी है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो अब देखिए इनके बारे में ये हो गया। और जो ऑप्शन में दिया गया है, रहीम की रचनाएं इसमें दी गई है, जैसे बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में है और रास पंचाध्यायी भी है, सिंगार सोरठा है और बन्नाष्टक है। ये सभी जो रचनाएं हैं रहीम की है रचनाएं। और जैसे खेल कटकम भी है, यह ज्योतिष ग्रंथ है।
यहाँ देखिए, और देखिए मंदाष्टक में 8 छंदों एवं स्वतंत्र रचना के रूप में इनमें वर्णन मिलता है। अब यह जो हो गया 43। अब चलते हैं 44 नंबर के प्रश्न पे। यह है, जैसे यहाँ दिया गया है, सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वस्त्र हो गए थे? तो किस संप्रदाय के हो गए थे? तो ऑप्शन में दिया गया है वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, शकी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो यह निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो गए थे। घनानंद जो है रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। यह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे और दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो गए थे और आचार्य शुक्ल ने इन्हें घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी रचनाएं सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे सुजान सागर। घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपानंद, इश्कलता आदि सभी रचनाएं इनकी हैं। और 45 नंबर के प्रश्न को देखें। इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें सुमेलित कौन सा सही है? तो जैसे काव्य प्रकाश है, चिंतामणि की रचना है, और रसराज है, मतीराम की रचना है, और रसविलास जो है देव की रचना है। रस सारांश जो है भिखारी दास की रचना है। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन सटीक होगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसको व्याख्या में भी है सुमेलित। अब 46 नंबर का प्रश्न है। ये 45 था, अब 46। देखिए, ये पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। जैसे सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त का पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसमें विद्यापति हैं, नरपति नाल हैं, और अमीर खुसरो हैं, भट्ट केदार हैं। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ के जान ही गए होंगे कि यह रचना किसकी है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन अमीर खुसरो दिया गया होगा। अमीर खुसरो ही की पंक्तियाँ हैं। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की यह पंक्ति है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे अमीर खुसरो की रचनाएं जैसे हैं खालिक बारी, दीवाने हिंदी, हालात, एक कन्हैया, मुकरिया, दो शुकने, गज़ल। और इनकी खास विशेषता रही है अमीर खुसरो की सितार और तबला का आविष्कार किया है इन्होंने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। कौन थे? अमीर खुसरो। यानी ये संगीतज्ञ जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, इनके शिष्य थे। और विद्यापति की उपाधियां भी इसमें दी गई हैं, जैसे बहुत आगे हो गया। इसमें विद्यापति की देखिए, यहाँ पे विद्यापति की रचनाएं हैं, इसमें दिया गया है। इनकी उपाधियां हैं विद्यापति की मैथिल कोकिल, कवि शेखर और अभिनय जयदेव की उपाधियां इनको मिली है। किसको मिली है? विद्यापति को। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और गोरक्ष विजय भी इनकी रचना मिलती है। अब प्रश्न ये हो गया। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये आपका 47 नंबर का प्रश्न है। आज आप लोग 50 नंबर तक सॉल्व करेंगे प्रश्न को। दोहों का हट
था दुर्निर्वाण दोनों ही थे विश्वासहीन। कमायनी की उपरोक्त पंक्ति से क्या आशय है इसमें दिया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है मनु श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था और ईड़ा और मनु की हठधर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। तो आकली और किरात मनुष्य यज्ञ के लिए निर्वार हट कर रहे थे। तो इसमें आपका सटीक आंसर यही होगा, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। तो जो महत्वपूर्ण पंक्ति का आशय है, दोनों का हठ था दुर्निर्वार दोनों ही थे विश्वासहीन। कमाने की उपरोक्त पंक्ति से क्या आशय है। तो यही है सी ऑप्शन। इसमें यह पंक्ति कमाने की है और देव और दानव में हठ था और विश्वासहीनता थी, इसमें दिया गया है। और कमानी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कामायनी 1935 में मांगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है। और कामायनी में 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग जो इस प्रकार हैं दिए गए हैं, जैसे पहला चिंता सर्ग है, आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या और ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, संदर्भ, रहस्य, आनंद। और आचार्य शांति द्विवेदी जो हैं कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। यह भी खास बात है और इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इस प्रश्नोत्तरी को हमें ऐसा है कि आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे आपको प्रश्न मिल रहे हैं। ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा इसे और देखते रहिएगा। इसे कई बार देखेंगे तो बहुत सारे आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। देखिए 48 नंबर का प्रश्न, इश्क हमारा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुशरो की पंक्ति उपयुक्त पंक्ति पहले से क्या अभिप्राय है। तो इसमें दिया गया सन्यासी है, कुआं है, खंडहर है, प्रेमी का हृदय है। ये पहली याद दी गई हैं। तो इसमें कुआं है, इसमें एक देखिए कुआं दिया गया है और एक पंक्ति है जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह आकाश है इनकी पहेलियों में बुझेंगे तो। और एक नार अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। यह दीपक है इनकी पहेली में ये होगी। और अर्थ से इसका बूझेगा, मुँह देखे तो सूझेगा, ये दर्पण है। और इनकी रचनाएं हैं सुप्रसिद्ध रचनाएं जैसे खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो शुकने, गजल आदि लिखे हैं। अब 49 देखते हैं। यहाँ दिया क्या है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो इसमें आपका दिया गया है 8 है, 9 है, 5 है और 10 है। तो 10 मानी है दोष। आप लोग याद रखिएगा 10 दोष याद रखने का तरीका है। दोष होते हैं 10। भरत मुनि के काव्य दोषों की संख्या 10 है। और जो 10 दोष हैं इस प्रकार हैं जैसे गुणार्थ है, अर्थांतर है, अर्थहीन है, भिन्नार्थ है, एकार्थ है, अभिलुप्तार्थ है, न्याय क्षेत्र और विषय है, विसंधि है, शब्दच्युति है, शब्दच्युति। और 10वां नंबर का है। और मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। मम्मट के अनुसार 3 दोष हैं, शब्दकोश, अर्थदोष और रसदोष। यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया, शब्द दोष होगा, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। अब भामा के अनुसार भी सामान्यतः 3 ही दोष हैं, जैसे सामान्य दोष हैं, बाणी दोष है, अन्य दोष। तो ये काव्य शास्त्र के प्रश्न थे। अब 49 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही क्रम है। तो जायसी, सूरदास, तुलसी, रहीम।
तो इसमें सटीक आंसर आपको बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्रम भी। तो इसमें सूरदास होंगे, जायसी होंगे और तुलसी होंगे और रहीम, यानी सी ऑप्शन आपका सटीक है, व्याख्या में भी है, देख लीजिए। और सन है इनका प्रकाशन, जन्म का सन है सूरदास का 1478 और मलिक मोहम्मद जायसी का 1492 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास का 1532, रहीमदास का 1556 ईस्वी। तो बहुत सारी इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं साथियों। तो ये अंतिम था आपका प्रश्न। आप लोग अपना अभ्यास करते रहिए, इन वीडियो को देखते रहिए। जितनी बार देखेंगे आप ज़्यादातर आपका अभ्यास बनेगा और सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। साथियों आप लोग टेलीग्राम में से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जुड़ें और टेस्ट सॉल्व करें। अगर आप अपने साथी मित्रों को जोड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेस्ट भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। अब आगे 51 नंबर के प्रश्न से मिलते हैं अगले वीडियो में।